बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये जो हफ़्ता शुरू होने जा रहा है पीर से, इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इस वजह से कि एक तो 20 नवंबर को पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफ़र ट्रायल के हवाले से जो प्रोसीडिंग्स हैं उनके स्टे की अगली समाअत है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र ट्रायल की प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि ये जेल ट्रायल इसका हो सकता है या नहीं हो सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके अंदर मज़ीद बहस सुनना चाहती है। तो क्योंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बात समझ आ रही थी तो उन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था। अब वो हुक्म इम्तनाई जारी करने के बाद अगली डेट जो है वो 20 नवंबर बरोज़ पीर है और उस दिन उसकी आगे मज़ीद कार्रवाई होनी और उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला करना है कि ये ट्रायल ऐसे चल सकता है या नहीं चल सकता। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये लगेगा कि ये ऐसे सीक्रेटली इन कैमरा प्रोसीडिंग्स जेल ट्रायल नहीं हो सकता और ये ओपन पब्लिक फेयर ट्रायल ही होना चाहिए, एक रेगुलर ट्रायल होना चाहिए, जिस तरह हर मुल्ज़िम का हक है कि उसको एक ओपन ट्रायल मिले, उसी तरह इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का भी हक है कि उनको ओपन ट्रायल मिले, तो फिर ये होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी तक की जो ट्रायल की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं राइट फ्रॉम द टाइम कि जब इमरान खान पर और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद हुई है और उसके बाद से फिर इस्तगासा के गवाहान को बुलाया गया, उनकी गवाहियाँ हुई और उसके ऊपर डिफेंस काउंसिल्स ने जिरा भी किया, जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं अभी तक की इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको वॉइड एब इनिशियो यानी कि कलअदम करार दे सकती है, उसको आइन से मुतसादिम करार देते हुए उसको सेट असाइड कर सकती है, यानी कि एज इफ वो प्रोसीडिंग्स कभी हुई नहीं थी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसमें फिर ये ऑर्डर देगा या दे सकता है, जो मेरी कानूनी राय है उसके मुताबिक मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जी ये ट्रायल क्योंकि इन कैमरा नहीं हो सकता, ये ओपन कोर्ट में होना चाहिए और अभी तक का सारा ट्रायल इन कैमरा हुआ है विच इज़ इन वायलेशन ऑफ द बेसिक नॉर्म्स ऑफ जस्टिस। देयरफॉर इस ट्रायल को हम इस हद तक पूरे ट्रायल विशिएट है प्रोसीडिंग्स इसको सेटिसाइड करते हैं और शुरू से इस ट्रायल का आगाज़ हो और ओपन कोर्ट में पब्लिकली मीडिया की मौजूदगी में ये ट्रायल जो है दोबारा होना चाहिए। तो ये 20 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अगर मज़ीद समाअत के बाद लगेगा कि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स आइन से मुतसादिम है, जो कि मेरी राय में है आर्टिकल 10A से, तो ये वाला फैसला आ सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले हफ्ते का पहला दिन ही इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। दूसरा ये है कि इसी वजह से क्योंकि 20 तारीख तक ये प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो साइफ़र का जो ट्रायल है उस पर हुक्म इम्तनाई जारी हुआ है और उसमें कोई प्रोसीडिंग अभी तक नहीं हो सकी है, बावजूद इसके कि आज भी उसमें समाअत थी लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे कोई प्रोसीडिंग आगे हो नहीं सकी और जज अबुल हुस्नात जुल्करनैन ने 21 नवंबर तक उसको मुलतवी कर दिया, क्योंकि वो देखेंगे कि 20 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कहते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक 21 नवंबर को वो इस मामले को टेकअप करेंगे। अगर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप प्रोसीड कर सकते हैं जेल ट्रायल के साथ, तो फिर 21 नवंबर को साइफ़र कोर्ट में, साइफ़र ट्रायल में, स्पेशल कोर्ट में मामला यहीं से शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके इम्कानात मुझे बहुत कम लगते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये मामला ऐसे नहीं चल सकता, तो इस सारी प्रोसीडिंग्स फारिग हो जाएगी और ये मामला शुरू से फिर स्टार्ट होगा। तो इस वजह से ये बहुत अहम है। दूसरा, ये क्यों अहम है? इस वजह से अहम है कि 22 नवंबर को, 20 के 2 दिन बाद, यानी कि 20 को आप देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल ट्रायल के हवाले से प्रोसीडिंग है, 21 को साइफ़र के ट्रायल के हवाले से प्रोसीडिंग है और 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की साइफ़र केस में ज़मानत की प्रोसीडिंग है बिफोर अ फुल बेंच, जिसमें होंगे जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक। तो 22 नवंबर को इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसके ऊपर बहस होनी है। बहुत अहम दिन है, गो के नैब जो है वो पहले ही फाल होकर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो डाल चुकी है तोशा खाना में और दूसरे केस में अलकादर ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड वाला। इसी वजह से क्योंकि उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में 22 नवंबर को ही आने वाले हफ्ते में ये मामला जो है टेकअप होगा ज़मानत का, और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को ज़मानत दे दी तो इमरान खान की रिहाई का परवाना जारी हो जाएगा। तो उसको कैसे रोका जा सकता है? उसको ऐसे रोका जा सकता है कि वहाँ से अगर ज़मानत का हुक्म जारी भी हो जाए और रिहाई का परवाना मिल भी जाए तो किसी और केस में इमरान खान साहब को धर लिया जाए, रोक लिया जाए और उसको बुनियाद बना के उनको जेल में ही कैद रखा जाए। तो वो तो बंदोबस्त वो ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल साइफ़र ट्रायल में ज़मानत की दरख्वास्त पर बहस होना और अगर इसमें इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाता है तो ये उनकी कानूनी तौर पे, इखलाकी तौर पे बहुत बड़ी फतेह होगी।
और ज़मानत आपको पता है कि तब मिलती है कि अगर केस में फर्दर इंक्वायरी की गुंजाइश हो, अगर इस टेस्ट को प्रॉपरली अप्लाई किया जाए, ना कि वैसे ज़मानत की एप्लीकेशन का फ़ैसला किया जाए जिस तरह से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने किया है। और मैं समझता हूँ कि वो फ़ैसला बिल्कुल गलत है, और अब तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत भी जो है उसको भी कर चुके हैं डिसमिस। तो बहरहाल ये तो वो जो ये मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे कि इमरान खान साहब का पहले से उन्होंने बंदोबस्त ये नैब वाला किया है, तो इसी तरह यानी कि खतीजा शाह, उनको जितने भी केसेस में नामजद किया गया था उन तमाम केसेस में उनकी ज़मानत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अब उनको 30 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया है एमपीओ के तहत, और डीसी लाहौर की तरफ से एक ऑर्डर इशू कराया गया, और उस ऑर्डर के नतीजे में खतीजा शाह को बावजूद इसके कि तमाम केसेस में उनकी ज़मानत हो चुकी है, उनको नज़रबंद कर दिया गया है कि 30 दिन तक इनको अंदर रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बाहर निकलेंगी तो अमन व आमा की सूरत हाल ख़राब हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है। तो यानी कि वो निगरान हुकूमत जो है या ब्यूरोक्रेसी जो है, डीसी लाहौर जो है, वो वही कर रहे हैं जो अभी तक पहले भी हो रहा था। और खतीजा शाह के मामले में एक दफ़ा फिर ये हुआ, हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से कुछ स्टैंड लिया था और उन्होंने कहा था कि हम लोगों को रिहाई का हुक्म देते हैं, उसके बावजूद उनको नज़रबंद कर दिया जाता है। फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इसके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की, और डीसी इस्लामाबाद जो है वो कुछ केसेस में उनको डीसी इस्लामाबाद को तलब किया और कहा कि आपके खिलाफ कंटेम्प्ट किस कानून के तहत आप इन लोगों को नज़रबंद करें और इनको पकड़ के खुद जेल में डालें ताकि इनको पता लगे ये जहाँ पे लोगों को भेजते हैं वो जगह कैसी है। ये रिमार्क्स थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो इस हवाले से कुछ स्टैंड लिया था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट इस हवाले से कोई ख़ास स्टैंड लेती हुई नज़र नहीं आ रही है, लाहौर हाई कोर्ट। और अब खतीजा शाह जो है उनको 30 दिन के लिए अगर नज़रबंद दोबारा कर दिया गया है, तो अब देखना ही है कि उनकी जो लीगल टीम है वो उसको चैलेंज करेगी, तो लाहौर हाई कोर्ट उसको किस तरह से लेगी। आर दे गोइंग टू टेक इट एज इफ इट इज़ अ जेन्युइन ऑर्डर फॉर कीपिंग दी पिटिशनर अंडर इनकार्सरेशन, क्योंकि उसके बाहर निकलने से वाकई लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन हो सकता है, या फिर वो उसके ताने बाने जो हैं वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ेंगे और देखेंगे और उसके बाद उनकी रिहाई का हुक्म देंगे। दिस इज़ येट टू बी अनफोल्डेड, ये पता लगेगा। अच्छा जी, एक और अहम जो खबर है वो मैंने कुछ अर्सा पहले आप लोगों को कहा था कि ये सेनेट में, आपको पता है कि कुछ वीलॉग्स पहले मैंने आपसे कहा था कि सेनेट में ये जो करारदाद मंजूर हुई है कि फ़ौजी अदालतों का क़याम होना ज़रूरी है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये जिन लोगों ने की है, मैं तो उस दिन भी कहा था कि ये इस्टेब्लिशमेंट को कोई ख्याल कर लेना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट से हमारी इस्तदा है कि इन लोगों को तो नहीं शर्म आएगी, ये तो जो आप कहेंगे ये वैसे कर देंगे। हम लोगों को शर्म आती है कि ये सेनेटर्स हैं, तो इन लोगों को इस तरह से मतलब कि थोड़ा सा ये मतलब कि काबिल अफसोस और काबिल शर्म बात है कि सेनेटर होते हुए और एक डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्लियामेंट का हिस्सा होते हुए, सेनेट में होते हुए, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि जमहूरियत की बात करता है, आइन की कानून की बालादस्ती की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, आर्टिकल 10A की बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करता है। ऐसे मुल्क का सेनेटर होते हुए ये लोग कहते हैं कि फौजी अदालतें ही चाहिए, तो इनको तो नहीं शर्म आती है और शायद आएगी भी नहीं। लेकिन हम लोगों को शर्म आ जाती है कि हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे लोग सेनेटर्स हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं। मिसाल के तौर पे सादिया अब्बासी साहिबा ने कहा है कि ये जमहूरियत पर शब खून मारने के मुतरादिफ है, रूल्स को बुलडोज करके ये करारदाद मंजूर की गई है और हम इसकी किसी सूरत हिमायत नहीं कर सकते। उस दिन इसी तरह रज़ा रबानी साहब ने कहा था और सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी कहा था। लेकिन बाकी वो तमाम लोग जो कि इस करारदाद को लेकर आए हैं और उसके बाद फिर उन्होंने इसको प्रूफ करवाया, जिस भी तरीके से कराया रूल्स को बुलडोज करते हुए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं वो भी उसके ऊपर कुछ नहीं कर सके हैं, या उनको पता नहीं लगा, या पता भी था तो वो कुछ नहीं कर सके, आई डोंट नो। लेकिन जिस तरह से भी ये हुआ है ये काबिल शर्म है, क्योंकि किसी भी मुल्क की जो पार्लियामेंट होती है ना, अगर मुल्क में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, बादशाहत हो तो और बात है, डिक्टेटरशिप हो तो और बात है, या तो फिर बादशाहत हो पाकिस्तान में, डिक्टेटरशिप हो तो फिर और बात है। लेकिन अपेरेंटली अगर जमहूरियत है और जमहूरियत के नाम पे पार्लियामेंट का क़याम है और वही पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियंस बोलें कि हमें फ़ौजी अदालतें चाहिए, तो कमाल ही नहीं है। पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, बल्कि मजाक उड़ रहा है,
कि पार्लियामेंटेरियंस बोल रहे हैं कि हमें फौजी अदालतें चाहिए। वो लोग जिनका काम है रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट को अपहोल्ड करना और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करना और सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को, कि हर अदारा अपने डोमेन में रहकर काम करे, अपने इख्तियारात से तजावज़ ना करे और एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे, ये पार्लियामेंट का बुनियादी, इट इज़ द मदर ऑफ द ऑल इंस्टीट्यूशंस, द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, सॉवरन है, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। और उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो इतने पपेट्स हैं, इस हद तक पपेट्स हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि नहीं जी फौजी अदालतें चाहिए, फौजी अदालतें चाहिए, फौजी अदालतें चाहिए। भाई क्यों तुम्हें फौजी अदालतें चाहिए? तुम्हें अगर फौजी अदालत चाहिए तो तुम मतलब कि सेनेट में क्या कर रहे हो, पार्लियामेंट में क्या कर रहे हो, डेमोक्रेसी को किस चक्कर में सपोर्ट कर, किस मुंह से कहते हो दिस इज अ डेमोक्रेसी, पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेसी एंड दिस इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हाउ डू यू कॉल इट अ रिपब्लिक? तो अब मैं तो वो पहले भी कह चुका हूँ कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रांग है हमारे मुल्क में, और इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका बहुत ज़्यादा, उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, पावर है। तो मैं उन्हीं से गुजारिश करूँगा कि इनको तो नहीं शर्म आनी है, हमें शर्म आ जाती है, तो आप मेहरबानी करें इस हद तक इनसे ना कहलवाया करें, नहीं तो ये आप देखें कि क्या इंप्रेशन जाता है पूरे मुल्क का और हम लोगों का और पाकिस्तान का, और नुकसान आप लोगों को भी है, इस्टेब्लिशमेंट को भी है, क्योंकि जब अगर पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा तो इस्टेब्लिशमेंट का भी इमेज ख़राब होगा, उनको भी नुकसान होगा। और फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर रियासत है, रियासत की बात होती है ना कि रियासत, तो रियासत में सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट या सिर्फ एक इदारा नहीं आता है, रियासत में पूरा मुल्क आता है, उसकी जोग्राफियाई हदूद के अंदर जो कुछ है वो सब कुछ रियासत में आता है, और 24 करोड़ अवाम भी आते हैं और इदारे भी आते हैं और सब कुछ आता है। तो रियासत को अगर इसका नुकसान है तो फिर आपको भी इसका नुकसान है। तो इन लोगों को तो जो आप कहेंगे वो कर देंगे, लेकिन ये है कि आप मेहरबानी करें इनसे इतना ना कहें कि जिससे मुल्क की जा घसाई हो। तो बहरहाल ये एक और ख़बर थी जो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करें। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।